पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। ये लाइन आरजेडी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। अर्थात अगर बेटा कुपुत्र है तो उसके लिए धन संचय क्यों किया जाए, वो तो उसे गलत कामों में उड़ा देगा या बर्बाद कर देगा। और अगर आपका पुत्र अच्छा है, सुपुत्र है, तब भी धन क्यों संचय किया जाए, क्योंकि वो स्वयं अपनी काबिलियत से कमा लेगा। जिंदगी का ये एक कड़वा सत्य है और बिल्कुल सही है। शंकराचार्य जी ने भी बताया था कि जब तक आप में कमाने की क्षमता है तब तक आपके संबंधी आपसे जुड़े रहेंगे। बाद में जब आप जर्जर देह के साथ जिएंगे तो आपके घर में भी आपसे कोई बात नहीं करेगा। ये सत्य इतना सनातन है, जिसको आदमी समझ ले तो उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा या उसे असंतोष नहीं होगा। लेकिन बरसों से राजनीति कर रहे आदरणीय लालू यादव जी को शायद समझ में ये नहीं आया। ये लालू यादव परिवार की पारिवारिक मामला है। इन सब में हम सबको नहीं पड़ना चाहिए, दूर रहना चाहिए। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि लालू परिवार बिहार की राजनीति में कल तक सबसे बड़ी पार्टी थी। उनकी पार्टी का प्रभाव पूरे प्रदेश में है और इसलिए उनकी पारिवारिक माहौल का समीक्षा करना जरूरी होता है। क्योंकि कहते हैं कि लोकतंत्र में राजा अगर गलत होगा तो प्रजा पे उसका असर पड़ेगा और अगर राजा सही होगा तो उस बात का असर प्रजा पे पड़ेगा। दोस्तों, देर रात 11 बजे पटना से ऐसी खबर आई जिसने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को सोचने पे विवश कर दिया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को शायद आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि रोहिणी जी लालू यादव की वही सुपुत्री हैं जिन्होंने लालू यादव को बचाने के लिए अपनी एक किडनी उन्हें दी थी और तब लालू जी के 9 बच्चों में वो सबसे आगे आई। इस बात के लिए पूरे देश ने उनकी सराहना की थी। आज वही रोहिणी आचार्य जी क्या कह रही हैं, एक बार आप खुद सुनिए। ये ऐसा हाल क्यों हुआ? अब जब संजय रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बयान सुनकर आपको यकीन नहीं हुआ होगा, पर सच यही है कि रोहिणी आचार्य पर चप्पल उठाया गया, उन्हें उनके घर से भगाया गया। और ये रात 11 बजे रोहिणी आचार्य जी पटना एयरपोर्ट से होकर सिंगापुर जा रही थी। तब पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने ये सारी बातें बताई और कहा कि बेटियों की शादी होने के बाद उनके मायके में उनका कोई अधिकार नहीं रह जाता और ये बात बेटियों को समझनी चाहिए। रोहिणी आचार्य जी ने जो कुछ भी कहा है उसको सुनने के बाद लोग अब सवाल उठा रहे हैं। ये मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पे इसकी बातें हो रही हैं कि जिस बेटी ने अपनी किडनी पिता को दी, आखिर उसके साथ इस तरीके का सलूक क्यों किया गया, जैसा कि वो कह रही हैं और जैसा कि उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर रोहिणी आचार्य जो कुछ भी बता रही हैं, अगर वो सच है और उनके साथ ये सब कुछ हुआ है या हो रहा था, उस वक्त लालू यादव और राबड़ी देवी जी कहाँ थी? क्या लालू यादव जी के सामने उनकी बेटी के साथ अगर ये सब कुछ हुआ तो फिर उन्होंने क्यों इसके विरोध में आवाज़ नहीं उठाया? और अगर उठाया तो आखिर क्यों रोहिणी आचार्य को घर से इतनी रात को वापस लौटना पड़ा? अब बिहार की जनता ये पूछ रही है कि क्या आरजेडी में लालू यादव जी नाम मात्र के बस अध्यक्ष रह गए हैं? क्या वाकई में वास्तविकता में लालू यादव जी का पार्टी के ऊपर से कंट्रोल चला गया है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सारी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? और ये सारे सवाल अब उठाए जा रहे हैं, लोग भी पूछ रहे हैं, जनता भी ये सवाल उठा रही है, साथ ही साथ मीडिया और सोशल मीडिया पे भी इस बात की चर्चा जोरों से चल रही है। दोस्तों, रोहिणी आचार्य ने जो कुछ भी आरोप लगाया है वो संजय यादव और रमीज और तेजस्वी यादव के ऊपर लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी और परिवार से उन्हें बेदखल कर दिया गया और उन्हें ये सब कुछ संजय यादव और रमीज ने करने को कहा। आप सबने भी देखा होगा कि मीडिया में, सोशल मीडिया पे ये बातें काफ़ी चर्चा में बनी हुई हैं कि आखिर संजय यादव कौन है, रमीज कौन है, ये कौन से वो लोग हैं और इनका लालू परिवार में क्या से है, आखिर ये कैसे इस तरीके के घटनाओं में लालू परिवार से जुड़े हुए हैं। एक तरफ जहां पार्टी के जो समर्थक हैं उन्होंने संजय यादव को चाणक्य बताया था, चुनाव से पहले संजय यादव को अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा था और उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद ही जिस तरीके की अप्रत्याशित हार मिली है उसके साथ ही संजय यादव पे इस तरीके का आरोप रोहिणी आचार्य के द्वारा लगाया गया है। लोग संजय यादव और रमीज के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन से लोग हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल रोहिणी आचार्य ने जिस संजय यादव और रमीज के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाया है और निशाना साधा है वो तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार माने जाते हैं और पार्टी की रणनीति का बड़ा हिस्सा उनके हाथ में रहता है। लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर आपको तेजस्वी यादव तक पहुँचना है तो
आपको संजय यादव से होके जाना पड़ेगा। अगर पत्रकारों को भी तेजस्वी यादव के इंटरव्यूज लेने हैं या उनसे वार्ता करनी है, उनके साथ चर्चा करनी है, या फिर पार्टी के किसी कार्यकर्ता को अपनी शिकायत या अपनी सलाह सुझाव तेजस्वी यादव तक पहुंचानी है, तो उसके लिए भी संजय यादव से ही होके गुजरना पड़ता है। संजय यादव ही वो शख्स हैं जो तेजस्वी यादव को एक तौर से मैनेज करते हैं। वो उनके सलाहकार हैं, उनके सबसे भरोसेमंद सिपह सलाहकार हैं। और इसी वजह से रोहिणी आचार्य के द्वारा जो कुछ भी आरोप उनके ऊपर लगाया गया है वो काफ़ी गंभीर और संगीन हो जाता है। एक तरफ जहां लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वहीं आरजेडी प्रवक्ताओं ने इसे निजी गलतफहमी बताया है। मगर सूत्र बताते हैं कि पार्टी के भीतर चर्चा है कि इतने बड़े विवाद के बाद संजय को लेकर कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है। महागठबंधन की करारी हार के बाद से संजय यादव पहले से ही निशाने पे हैं और रोहिणी का बयान और इस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाना उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। संजय यादव को लेकर लालू परिवार में पहले से ही विवाद चलता रहा है। दोस्तों, आप याद कीजिए कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने भी कई बार उन्हें जयचंद कह के संबोधित किया था। हालांकि उन्होंने खुले तौर पे या खुले मंचों से ये नहीं कहा था कि वो जयचंद संजय यादव को ही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा इशारों में संजय यादव के लिए इस नाम का जिक्र किया था या इन संबोधनों का जिक्र किया था। और उन्होंने अपने चुनावी प्रचार के दौरान भी बार बार यही कहा था कि कुछ जयचंदों ने मिलकर उन्हें परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया, निकाल दिया। पहले तेज प्रताप यादव के साथ ये सब कुछ होना और इस तरीके का आरोप लगाना, फिर रोहिणी आचार्य के द्वारा इस तरीके का आरोप लगाना, ये मामला काफी संगीन होता जा रहा है। लोग ये भी कहते हैं और तेज प्रताप यादव ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि संजय यादव पार्टी के भीतर फूट डालते हैं। तेजस्वी के आसपास एक ऐसा घेरा बना के रखा हुआ है उन्होंने, जिसमें परिवार के लोग खुद को दूर महसूस करने लगे हैं। सितंबर 2025 में तेज प्रताप यादव ने जब कहा था कि जयचंदों ने पार्टी को खोखला कर दिया है, तेज प्रताप का इशारा संजय यादव की तरफ ही था। 2022 से 25 के बीच कई बार संजय का नाम उन विवादों में आया जिनमें परिवार के सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाराज दिखे। रोहिणी ने भी किडनी दान के बाद फैली अफवाहों के लिए संजय को ही जिम्मेदार बताया था। इन आरोपों ने संजय की छवि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बना दी है जो पार्टी के भीतर प्रभावशाली भी है और विवादित भी है। दोस्तों, जो दूसरा व्यक्ति है जिसके बारे में रोहिणी आचार्य ने बात की और जिसके ऊपर आरोप लगाया, उस शख्स का नाम है रमीज। दरअसल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर किया गया, जिस पोस्ट को रोहिणी आचार्य ने रिपोस्ट करते हुए रमीज के बारे में बताया। रमीज नेमत नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पृष्ठभूमि बेहद विवादास्पद बताई जाती है। दरअसल ये यूपी का रहने वाला है। रमीज को आरजेडी पार्टी में लाने वाले संजय यादव हैं। रमीज नेमत गैंगस्टर आपराधिक मानसिकता का है, बलरामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और झारखंड प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुका है। उनकी दोस्ती संजय यादव से है। रमीज नेमत संजय यादव के लिए काम करते थे और उन पर हत्या का मामला चल रहा है। उनके ससुर पर भी, जो उत्तर प्रदेश में टॉप 10 अपराध की श्रेणी में आते हैं, अभी जेल से बेल पर बाहर आ चुके हैं। इस तरीके के आरोप रमीज के ऊपर लगाए गए या फिर सोशल मीडिया पे लोग इस तरीके के आरोपों के पोस्ट शेयर कर रहे हैं जिसमें वो रमीज के बारे में बता रहे हैं कि एक्चुअल में रमीज क्या है, कौन है और उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है। दोस्तों, इन सब घटनाओं के ऊपर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि जिस किसी ने भी हमारी बहन का अपमान किया है, अब उसके ऊपर सुदर्शन चक्र चलेगा। हालांकि सुदर्शन चक्र चलेगा या नहीं चलेगा या किस रूप में चलेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप तेज प्रताप यादव के द्वारा जो कुछ भी बयान दिया गया है इस पूरी घटना को लेके उसे सुने। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। दोस्तों, रोहिणी आचार्य ने जब से ये पोस्ट किया है उसके बाद से उन्होंने और भी कई सारे पोस्ट किए हैं और जिसमें उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में जिक्र करते हुए डिटेल में बताया कि किस तरीके से कल उन्हें अपमानित किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ गाली गलौज जैसी घटनाएं हुई। रोहिणी आचार्य के द्वारा किए गए कई ट्वीटों से इस बात की पुष्टि भी होती है कि उनके ऊपर जो चप्पल चलाने या उठाने वाली जो घटना है उसका भी जिक्र उन्होंने अपने बाद के ट्वीट में किया है और उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है। दोस्तों, एक तरफ जहां कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पारिवारिक मामला है, वहीं दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ बिहार ने इन लोगों को वोट नहीं दिया, नहीं तो सोचिए कि जो व्यक्ति अपनी बहन का सम्मान नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपनी बहन के साथ इस तरीके का सलूक कर सकता है, आखिर वो बिहार की महिलाओं का सम्मान क्या करता।
और वापस से लोग इन सारी घटनाओं को जंगल राज के उस इंसिडेंट से जोड़ रहे हैं और उसके ऊपर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लिख रहे हैं। दोस्तों याद कीजिए आप कि ऐश्वर्या राय के साथ क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से वो रात के समय में इसी तरीके से जैसे रोहिणी आचार्य घर से निकल के आई थी और उन्होंने फैमिली और घर को छोड़ने का जो ट्वीट किया था और उसके बाद मीडिया में जिस तरीके से उन्होंने अपने बातों को रखा, अपने बयानों को दिया, ठीक इसी तर्ज पे तेज प्रताप यादव की जो पत्नी थी ऐश्वर्या यादव या ऐश्वर्या राय, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और उस समय भी इस बात की चर्चा जोरों शोरों से उठी थी और तब भी लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था, ये कहते हुए कि ये पारिवारिक मामला है, इसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं। लेकिन जो कोई भी ये कह रहा है कि ये बस पारिवारिक मामला है, मुझे लगता है कि शायद वो गलत है। लालू परिवार, तेजस्वी यादव, ये उस पार्टी के सुप्रीमो हैं, कर्ता धर्ता हैं और इन लोगों के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं या इनके परिवार के ऊपर जिस तरीके के आरोप तब ऐश्वर्या राय ने लगाए थे वो भी काफ़ी संगीन थे। बाद में उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरीके से उनके साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। बिहार की जनता ने जो भी फैसला लिया है लोग अब उसे सही ठहरा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो परिवार अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, अपने घर की महिलाओं के साथ इस तरीके की बदसलूकी और अपमानजनक बातें या फिर हरकतें कर सकता है, आखिर वो परिवार पूरे बिहार के महिलाओं की सम्मान की बातें कैसे कर सकता है और उससे इस बात की उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो वाकई बिहार के महिलाओं का, बिहार के बेटियों का, बिहार के स्त्रियों का सम्मान करेगा या फिर उनके सम्मान और उनके सशक्तिकरण के लिए काम करेगा। इससे इतर अब आरजेडी और सोशल मीडिया या मीडिया में दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सहानुभूति लालू परिवार से है, आरजेडी से है, वो कह रहे हैं कि ये उनका पारिवारिक मामला है, इसलिए लोगों को इसमें कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये चूँकि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके ये सब कुछ पब्लिक किया है इसलिए अब बस पारिवारिक नहीं है और ये एक महिला के सम्मान की बात है। इन सारे आरोपों प्रत्यारोपों से ये सब कुछ जो चल रहा है उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जो इमेज है आने वाले समय में भी उनकी जो राजनीति है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं आरजेडी को इससे नुकसान ही होगा। अगर हम बात करें कोर आरजेडी सपोर्टर्स की तो वो सीधे तौर पे इसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी करने से बचते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो प्रवक्ता हों या फिर पार्टी के कार्यकर्ता। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि लालू परिवार में ये जो कुछ भी चल रहा है इससे आरजेडी को कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा? और इससे इतर चाहे वो ऐश्वर्या यादव के साथ तब हुआ था या फिर रोहिणी आचार्य के द्वारा इस तरीके का जो भी आरोप लगाया गया है और उनके साथ जो कुछ भी हुआ है जिसके वजह से उन्हें मीडिया में आके ये सब कुछ बोलना पड़ रहा है, ट्विटर पे ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ रही हैं, वो किस हद तक आरजेडी का जो परसेप्शन है महिलाओं में एक पार्टी के तौर पे या फिर आरजेडी और तेजस्वी यादव जो बातें करते हैं महिला सम्मान की, महिला उत्थान की, महिलाओं के विकास की, सशक्तिकरण की, वो कितना गलत साबित होता है या कितना भरोसा किया जा सकता है उन वादों पे, उन बातों पे, उन कथनों पे, ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।